नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजार तेजी के साथ करीब 43 अंकों की बढ़त के साथ अभी कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। 19,308 ये मौजूदा स्तर है, हालांकि डे हाई से बहुत दूर नहीं है, करीब 30 अंक दूर निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ब्रॉडर मार्केट्स का सपोर्ट है। अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखेंगे तो वहां पर तो बहुत बढ़िया खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में रुझान अच्छा है। 0.5% के आसपास की तेजी है मिड कैप इंडेक्स में, रिकॉर्ड स्तरों पर। स्मॉल कैप इंडेक्स 1800 शेयर तेजी में है, 1150 शेयरों में बिकवाली है, करीब 1140 शेयर गिरावट के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से बीएससी के करीब 2200 शेयर तेजी में है, 1514 शेयरों में बिकवाली है। एफएनडो के 132 शेयरों में ऑलमोस्ट तेजी है, 67 शेयरों में बिकवाली है। और बैंक निफ्टी की तरफ से भी करीब 9 शेयर तेजी में है, 3 शेयरों के अंदर बिकवाली देखने को मिल रही है। कंट्रीब्यूशन वाइज एचडीएफसी बैंक आज लार्जली कंट्रीब्यूट कर रहा है, लार्सन एंड टूब्रो, एम&एम, कोटक महिंद्रा बैंक, कुछ और ऐसे नाम जो कि कंट्रीब्यूट करते हुए। बजाज फाइनेंस फ्लैट टू नेगेटिव, एचयूएल फ्लैट टू नेगेटिव, आईसीआईसीआई बैंक फ्लैट टू नेगेटिव और भारतीय एयरटेल करीब 2 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से भी आ रहा है। एजीएम से ठीक पहले रिलायंस सो फार फ्लैट है, म्यूट है, कह लीजिए कि थोड़ा सा सबड्यूड कामकाज करते हुए, बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे रिलायंस अभी कामकाज कर रहा है। लेकिन एक बड़ा इवेंट अवेटेड है, इसलिए भी आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। एक बार आज हम बातचीत करेंगे जतिन गेडिया सर से, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, साथ ही साथ उनकी इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शन स्टॉक्स पर बातचीत भी होगी और एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी की कॉल 19,300 जहां पर स्पॉट अभी कामकाज कर रहा है, तो 19,300 19,400 जहां पर मेजर कॉल राइटर्स, लेकिन 19,300 पे कॉल राइटिंग है, लेकिन बढ़िया बेस फॉर्मेशन है 19,300 पे 19,200 के आसपास। तो आप रेंज के लोअर एंड पर, जहां हर बार इंडेक्स घूमता है 19,245 19,300 के इर्द गिर्द, वहां पर आप खड़े हैं। और रेंज के अपर एंड के आसपास आपको वापस कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। तो सोफा पुट बेस अच्छा है, यानी पुट राइटिंग जो है वो बढ़िया है लोअर बेस के आसपास। अब आपको अपर एंड पे देखा जाएगा कि कॉल राइटिंग कैसे रहती है वहां पर। निफ्टी बैंक लेकर आएगी, कुछ हद तक पार्टिसिपेशन वहां से भी है, तो 44,400 44,500 44,600 के जोन्स में कॉल राइटर्स हैं और 44,300 44,200 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन बता रही थी बुलिश साइन, तो करीब 15 लॉन्ग है, 141 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, 3 शेयरों में शॉर्ट है और करीब 27 शेयरों में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। लॉन्ग बन रहे हैं आज, क्योंकि बढ़िया फॉर्मेशन है शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग साइड पर। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक लंबे अंतराल के बाद 8% की जोरदार तेजी। सिप्ला, एसबीआई लाइफ, एबीबी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जहां पे खरीदारी है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया 5.5% ऊपर, जीएनएफसी, हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया सीमेंट और बीएचईएल, कुछ और ऐसे नाम जो कि 3.5 से लेकर 5.5% ऊपर कामकाज कर रहे हैं। अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर है। अनवाइंडिंग कहाँ पर है और शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पर है? शॉर्ट बिल्डअप है इन्फो एज में, डाबर में, पीडीलाइट। इनफैक्ट अभी भी इन्फो एज में शॉर्ट बिल्डअप शुरू हुआ है, थोड़ी पहले तक यहाँ पर फ्लैट कामकाज था। अनवाइंडिंग है डेल्टा कॉप में, एम्फेसिस में, कोलगेट और कोफोज, कुछ ऐसे नाम जहां पर आपको बिकवाली दिखाई पड़ेगी। जतिन सर से बातचीत कर लेते हैं। जतिन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका एक व्यू, कैसे रीड कर रहे हो आप निफ्टी को, क्योंकि रेंज के लोअर एंड के आसपास निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है और ये वहीं से ही आमतौर पे निफ्टी घूमता है 19,245 250 के जोन्स में। सो आप कैसे रीड कर रहे हो? क्या छोटा स्टॉप लेके लॉन्ग जा सकते हैं? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो हमारा जो शेयर खान रिसर्च जो व्यू है कि अराउंड 3 से 4 बारी 19,250 का जो एक सपोर्ट है, वहां से हमने देखा है कि 3 से 4 ओकेजन्स पे बैक हमें देखने मिला है। आज भी हमें वहाँ वही स्तर से फिर से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है। और अर्ली मोमेंटम इंडिकेटर अगर जो देखें तो वहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ अभी अभी लास्ट आवर का क्लोजिंग के हिसाब से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी आ चुका है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक पुल बैक डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स है। हमें लग रहा है कि जो 19,600 से 19,250 पिछले 2 दिनों में जो फॉल हुआ है, उसका एक पुल बैक डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स है। तो निफ्टी में हम बाय करके चलना चाहेंगे। हम नीचे अगर जो निफ्टी अगस्त फ्यूचर्स की लेवल की मैं बात करूं तो 19,250 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चलना चाहेंगे और टारगेट रहेगा ऊपर में 19,400 और 19,450। ओके, तो अगर जो 19,400 बैंक की मैं बात करूं तो 19,450 बैंक जी, 19,400 19,450 के टारगेट्स आप निफ्टी में देख पाएंगे। बैंक निफ्टी को लेकर आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं जतिन सर। जी। बैंक निफ्टी में हमें देखा है कि एक पिछले 2 दिनों में एक फॉल जो भी हुआ था, उसका ही रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऊपर में हमें लगता है कि 44,650 44,700 तक के जो ऊपर में एक पुल बैक आ सकता है।
और हमें नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 44,200 का लगाना होगा। ये मैं फ्यूचर्स लेवल का अगस्त फ्यूचर्स के लेवल बता रहा हूँ। तो दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी में एक पुल बैक ट्रेड एक्सपेक्टेड है, इसीलिए हम लॉन्ग करके चलना चाहेंगे। ओके, तो लॉन्ग साइड पे भी आप बैंक निफ्टी को लेकर चल सकते हैं। तो जतिन सर, अब इंडिविजुअल कॉल्स, क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट तेजी में है, तो यहां पर आप कहां लॉन्ग देख रहे हो या कोई शॉर्ट भी है? मैं 2 लॉन्ग और एक शॉर्ट के साथ जाना चाहूंगा। तो पहले जो पहला लॉन्ग होगा वो मेरा बीपीसीएल में होगा। तो बीपीसीएल में हमने देखा है कि एक एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज पे आके एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो हमें लगता है कि और वीकली चार्ट्स पे भी पिछले 5 वीक से गिर रहा है, फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट है। तो ये सब पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है कि बीपीसीएल में लॉन्ग करके चला जा सकता है। ऊपर में हमारे टारगेट अराउंड 376 के होंगे और हमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 348 का लगाना होगा। तो Okay. बीपीसीएल मेरी पहली बाई पिक होगी। तो बीपीसीएल 376 का टारगेट, 348 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। दूसरी कॉल? जो दूसरी कॉल है होगी वो मेरी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों से ये अराउंड 540 530 के जोन पे सपोर्ट लेके एक फिर से ऊपर की तरफ एक रैली बनाने की स्टार्ट कर रहा है। हमें लगता है कि ये जो पिछले 2 दिन का कंसोलिडेशन है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। तो हम 580 के टारगेट के लिए लॉन्ग करके चलना चाहेंगे और नीचे में हमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा अराउंड 540 का। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मेरी दूसरी लॉन्ग कॉल होगी। का टारगेट, 540 का स्टॉप लॉस, लॉन्ग साइड पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को आप देख सकते हैं। तीसरा नाम जतिन सर आपकी तरफ से जो शॉर्ट कॉल है? सो तीसरा शॉर्ट मेरा एफएमसीजी पैक में से होगा, वो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होगा। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हमने देखा है कि एक फॉल के बाद 2 वीक्स का एक कंसोलिडेशन हो रहा था। वो हमें लगता है कि कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लिया है अराउंड 1040 और वहां से हमने देखा है कि एक सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है। 2040 जो डेली मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि गोदरेज कंज्यूमर में एक सेल करके चला जा सकता है। ऊपर में हमें एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 1035 का और नीचे में हम टारगेट्स एक्सपेक्ट करेंगे अराउंड 980 की। तो 1000 के नीचे फिसल सकता है गोदरेज कंज्यूमर। 980 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करेंगे और 1040 जहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है उसके नीचे 1035 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप शॉर्ट साइड पर जा सकते हैं। तो 3 नाम, दो लॉन्ग साइड पे बीपीसीएल और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, और शॉर्ट साइड पे जा सकते हैं आप गोदरेज कंज्यूमर में। लेकिन आज देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं एजीएम, जो कि कुछ ही देर में करीब 2 घंटे का टाइम बाकी है जहां पर एजीएम शुरू होने वाली है, और इस एजीएम में ना केवल एक सेक्टर को लेकर बातचीत होती है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप में डाइवर्सिफाइड कंपनी है, तो ऑयल एंड गैस से लेके टेलीकॉम से लेके रिटेल से लेके अलग अलग सब सेगमेंट से बातचीत होती है। तो इस पर डिटेल में बातचीत कर लेते हैं। नीरज जी मेरे साथ मौजूद भी हैं। तो नीरज जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक एजीएम, लेकिन कई सेक्टरों पर उसका असर, टेलीकॉम, रिटेल, होटल भी अब तो, और साथ साथ ऑयल एंड गैस, जियो फाइनेंशियल, बहुत कुछ सुनने लायक, बहुत कुछ बात करने लायक है इसमें। एक्चुअली पूरी इकोनॉमी के बारे में आप सुनिए। हाँ, तो मतलब 6% इकोनॉमी का आप एक हिस्सा ही सुनने जा रहे हो, तो क्या आप डिटेल, क्या अनुमान लगा के चले हम इसमें? देखिए, सबसे पहले तो लोगों की दिलचस्पी जियो फाइनेंशियल के बारे में ही होगी, क्योंकि अभी लिस्ट हुआ है और बिजनेस अभी जीरो है। तो क्या बिजनेस होंगे, क्या प्लान्स होंगे, वो रोल आउट लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर फिर लोग अपना व्यू बनाएंगे। तो एक टाइप तो ऑलरेडी हो चुका है ब्लैक रॉक के साथ, जहाँ पे एसेट मैनेजमेंट होगा, यानी म्यूचुअल फंड, पीएमएस, इस तरह की सर्विसेज शुरू होंगी। तो वो एक हो चुका है। इसके अलावा इंश्योरेंस में क्या प्लान्स हैं, जनरल में की लाइफ में, ब्रोकरेज में क्या प्लान्स हैं, इसके अलावा एनबीएफसीज के तौर पे क्या प्लान है, रिटेल लोन के क्या प्लान है, कंज्यूमर लोन के क्या प्लान है। तो इन सब पे मार्केट और इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बड़ा खुलासा होगा, जिससे अंदाज़ा लगे कि जियो फाइनेंशियल जो लिस्ट हुई अभी उसका क्या कामकाज होगा। और हर 3-3 महीने में अब रिजल्ट आएंगे, तो रिजल्ट के समय तो और आपको डिटेलिंग पता चलेगी क्या हुआ है। तो एक बड़ा मुद्दा ये होगा। दूसरा, जियो प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जो उनका टेलीकॉम वाला बिजनेस है, उसमें 5G का रोल आउट कितना पहुंचा है और उसमें एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के तौर पर क्या देंगे। एक लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई एक नई डिवाइस भी आ सकती है क्या 5G की जो लॉन्च हो। भारत जो भी एक फ़ोन लॉन्च हुआ है, जिसका अमेजॉन पे आज से बिक्री शुरू हो गई है, उस पर अपडेट क्या है। तो 5G को लेकर के बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है कि उसके बारे में प्रीपेड प्लान्स क्या है, कोई नई डिवाइस आएगी, कैसे और आगे रोल आउट होगा। हालांकि 1000 छोटे बड़े शहरों में ये पहुँच चुका है, उसके आगे प्लान क्या है ये देखा जाएगा। और दूसरा ये है कि
जब 2019 की एजीएम हुई थी तब जियो इन सब के बारे में चर्चा हुई, तब ये कहा गया था कि इन बिजनेसेस को आफ्टर 5 इयर्स लिस्ट किया जाएगा। तो अब 2024 में 5 साल पूरे भी हो जाएंगे, तो क्या नेक्स्ट ईयर कोई लिस्टिंग का प्लान क्या हुआ? सबसे बड़ा जियो फाइनेंस का सबसे पहला हमारे दिमाग में यही आता है कि क्या लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। तो जियो प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग के बारे में भी लोग सुनना चाहेंगे, और साथ ही साथ आगे इसके रोल आउट के प्लान्स। अब तीसरा आता है रिलायंस रिटेल, जिसने जबरदस्त परफॉर्म किया है। आज से 3 साल पहले जब इसमें स्टेक सेल हुए थे तो इसका वैल्यूएशन 4 लाख करोड़ के आसपास था। अभी लास्ट वीक ही कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने जो स्टेक लिया है उसके हिसाब से वैल्यूएशन 8 लाख करोड़ हो गया है। तो रिलायंस रिटेल के प्लान्स क्या हैं, इसकी लिस्टिंग का क्या प्लान है, क्योंकि ये भी 5 साल हो रहे हैं इस बिजनेस के, और इसमें जो बहुत जबरदस्त ग्रोथ आई है उसका इंटीग्रेशन जियो फाइनेंस के साथ कैसे होगा, क्या इसका कोई इंटीग्रेशन प्लान भी होगा, क्योंकि इसके पास बहुत सारे अपने कस्टमर हैं, कैप्टिव कस्टमर्स हैं। तो ये भी लोग सुनना चाहेंगे कि जियो रिटेल की लिस्टिंग रिलायंस रिटेल की प्लस जियो फाइनेंस के बीच का क्या संबंध होगा। फिर तीसरा सेगमेंट आता है न्यू एनर्जी। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसलिए इस साल होगा क्योंकि न्यू एनर्जी में जो गीगा फैक्ट्रीज के अनाउंसमेंट हुए थे, हाइड्रोजन फ्यूल का हुआ था, उसमें बात कहाँ तक पहुंची और क्या इसमें फर्दर कैपेक्स की जरूरत है। तो मुझे लगता है इसलिए है क्योंकि अब आप जब न्यू एनर्जी पे जा रहे हैं तो प्लान्स को आगे बढ़ाने के लिए आपको पैसे चाहिए, क्योंकि आप नेट कार्बन की तरफ भी कंपनी बढ़ रही है, उसने एक टारगेट भी सेट किया है। तो 75,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया था कैपेक्स, क्या और एक कैपेक्स का अनाउंसमेंट हो सकता है? तो कुछ लोगों की राय थी कि बहुत बड़ा कैपेक्स अनाउंसमेंट नहीं होगा, लेकिन एक साइजेबल अमाउंट हो सकता है इसके बराबरी को अनाउंस किया जाए अगले 2-4-5 सालों के लिए। तो इसको लेकर के बहुत चिंता इसलिए नहीं क्योंकि अब बैलेंस शीट बहुत बड़ी हो चुकी है, तो 70-75,000 करोड़ का कैपेक्स कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। तो न्यू एनर्जी में लोग ये सुनना चाहते हैं। O2C में किस तरीके से कंपनी अपनी रिटेल फ्यूलिंग को और आगे बढ़ा रही, जो उनका शेल के साथ है, तो उसको भी लोग सुनना चाहेंगे। और लास्टली जो ओवरऑल कैपेक्स प्लान है और बैलेंस शीट की स्थिति है, उस पर लोग बातचीत जरूर सुनना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि टॉप ऑफ द माइंड जियो का प्लान और 2 लिस्टिंग के बारे में कंपनी क्या बोलती है। मैं एक ही चीज पूछूंगा आपसे, क्या कोई सरप्राइज लिस्टिंग भी आ सकती है? जियो वाज अ सरप्राइज लिस्टिंग, किसी को नहीं उम्मीद थी कि ये आ जाएगा। आउट ऑफ रिटेल और टेलीकॉम आप उम्मीद लगा रहे थे और एक फाइनेंशियल निकल आया। तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है कि आप उम्मीद लगा रहे हो और किसी और दरवाजे से एक और लिस्टिंग निकल आए? नहीं, सरप्राइज लिस्टिंग तो अभी मुझे नहीं लगती है, कि क्योंकि जितने बिजनेस हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें अभी कोई ऐसा दिख नहीं रहा जो इतना बड़ा हो कि उसके अचानक से इनको छोड़ के उसकी लिस्टिंग होने लगे। ऐसा लग नहीं। मुझे लगता है जियो प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग के बारे में सबसे पहले कंपनी हो सकता बताए। तो वो टेलीकॉम से भी बड़ा एसेट है, बड़ा एसेट है, वो उसकी आर्म है। हाँ, वो बहुत बड़ी चीज है। तो उसकी लिस्टिंग के क्या प्लान है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि हम रोड मैप रखेंगे 5 साल बाद, तो लोग उसको जरूर सुन जाएंगे। और आप पूरे डिस्कशन में मेन जो ट्रेडिशनल बिजनेस उसे भूल गए, ऑयल एंड गैस। नहीं, ऑयल एंड गैस हमने बोला है कि ऑयल एंड गैस में फ्यूल रिटेलिंग के प्लान्स आगे और कैसे बढ़ेंगे वो सब बताएंगे। गैस का प्रोडक्शन वहां से KG6 से कैसा हो रहा है वो सब बताएंगे। मैं एक चीज ये कहना चाह रहा था कि जियो फाइनेंस को अगर आप डिटेल में पढ़ें तो एक्चुअली जियो फाइनेंस 6-7 सब्सिडरी के थ्रू जियो फाइनेंस है ना, और ये सारे बिजनेस अगले 5-8-10 साल में आपको फ्लोरिश होते हुए दिखेंगे। तो ये कंपनी को स्टेटमेंट नहीं क्योंकि सिर्फ ये मेरा एनालिसिस, तो मुझे लगता है आगे जाके जियो फाइनेंस में वैल्यू लॉकिंग आपको दिखेगी। एक बिजनेस उसका इतना बड़ा होगा कि वो आपको आगे से दिखेगी। बट ये सब बहुत दूर की बात है, ये अभी शायद नहीं पता लगेगा। बोर्ड से अंदाजा लगा लिए क्या बनने वाला होगा। एक्चुअली पूरा बोर्ड इन प्लेस है, पूरा सिस्टम इन प्लेस है। अब खाली एक साथ आपको रोज अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्प एजीएम आज की होगी। और वो जो रिलायंस जियो में लगातार सेल ऑफ का सिलसिला था, वो तो रुक गया क्योंकि वो निफ्टी का एडजस्टमेंट पूरा हो गया, लगभग पूरा हो गया है। और सर्किट फ्राइडे को भी नहीं लगा था, आज भी अभी तक तो नहीं लगा है। फ्लैट है आज भी। फ्लैट भी है। अब जो है वो सप्लाई तो खत्म हो गई एटलीस्ट। हाँ, अब बेसिक कामकाज के ऊपर ही चलेगा स्टॉक। अब बेसिक कामकाज पे, तो इसीलिए लोग अनाउंसमेंट उसका जरूर सुनने की कोशिश। तो एक बढ़िया एजीएम, आप देश की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में एजीएम सुनेंगे, अलग अलग सेक्टर्स के बारे में एजीएम होंगे और बहुत सारी चीजें शायद डिसरप्शन हो अलग अलग सेक्टर्स को लेकर भी। तो टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल पे भी आप नजर रखेंगे, एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस, पेटीएम पे भी आप नजर रखेंगे, ऑयल एंड गैस, रिटेलिंग में तो पूरा ओएमसीज आप नजर रखेंगे। सो लाइकवाइज रिटेल है तो जी बाकी शॉपर स्टॉप और रिटेल कंपनी में आप नजर रखेंगे। सो आपको ना अलग अलग सेक्टर्स पे अलग अलग कंपनियों में नजर रखनी होगी कि रिलायंस की एजीएम अकेली कंपनी की एजीएम नहीं होती, कई सेक्टरों की एजीएम पे इसका इफेक्ट आता है। तो इसलिए भी आप ध्यान रखिएगा इसका। अच्छा, एजीएम ठीक 2 बजे शुरू हो जाएगी, उसको सुनने से पहले एक फिल्म जरूर देखिएगा। 1:30 बजे चलेगी। 1:30 बजे। वो फिल्म इसलिए मैं कह रहा हूँ देखने के लिए,
कि आपको ये ब्रॉड पिक्चर समझ में आएगी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है? वो तो मैं एक बार डू यू नो बना रहा था रिलायंस का D6 केजी उसके लिए KG केजी नहीं, जो इनकी वो जामनगर रिफाइनरी के ऊपर, मतलब मैं सच में ही एस्टॉनिश हो गया कि ऐसी भी चीज हो सकती है एक्चुअल में। तो ये जानना ही बहुत जरूरी है कि क्या क्या है। स्ट्रक्चर और साइज ऑफ द कंपनी अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है, तो वो जरूर देखिएगा। तो आप 1:30 बजे से रादर पूरी कवरेज आप देखेंगे रिलायंस की एजीएम की। 1:30 से पहले कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स होंगे, वो पृष्ठभूमि तैयार कर देंगे। 2 बजे की एजीएम तो आपको समझने में आसानी एक्चुअली ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि एजीएम को समझने के लिए वो फिल्म देखनी अरे बहुत उसके जरूरी है। नंबर समझने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब बिलीव मी, नीरज जी और मैं कई सालों से रिलायंस के नंबर समझ रहे हैं और हर बार उसकी प्रेस रिलीज देखकर बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती। इतनी मतलब बड़ी प्रेस Detailing होती है, रिलीज, इतनी इतनी बड़ी press डिटेलिंग release है। कि उनके जीआरएम पढ़ते पढ़ते, अब तो आते नहीं जीआरएम, लेकिन जब आते थे तब तो और डिफिकल्ट था वो, और हर नंबर को कंसोलिडेटेड बेसिस पे, स्टैंड ऑन बेसिस पे समझना बड़ा मुश्किल होता है, जबकि आप रेगुलर उनको देखते हो तब भी। तो बहुत डिफिकल्ट टेरेन है ये कंपनी, तो आप आराम से पहले पृष्ठभूमि समझिएगा 1:30 बजे, उसके बाद इसकी एजीएम देखिएगा। चलिए खैर, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। जतिन सर हमारे साथ मौजूद हैं, ये एजीएम के तमाम जानकार जो हमारे साथ मौजूद रहेंगे उस एजीएम के विश्लेषण के लिए, उनसे हम चर्चा करेंगे आज दोपहर में। ये आप उनके नाम भी देख रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे ऑप्शंस के ऊपर, सस्ते ऑप्शन के ऊपर बातचीत करते हैं। अब जो फ्यूचर एक्सप्रेस और निफ्टी करीब 19,321 322 के जोन्स में रफली 55 अंकों की बढ़त है, ऑलमोस्ट उसी रेंज में ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। जतिन सर, एक सस्ता ऑप्शन आपकी तरफ से? देखिए, हम जो ऑप्शन में अपना ट्रेड सजेस्ट करेंगे वो फार्मा पैक में से होगा। वो होगा सन फार्मा का 1120 का सितंबर का कॉल ऑप्शन। हमें लगता है कि सन फार्मा 1180 के लेवल से करेक्शन मोड में है। हमें लगता है कि वो अराउंड 1100 के सपोर्ट पे आ गया है। हमें लगता है कि यहाँ पे उसकी 40 डे मूविंग एवरेज और एक 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी है। तो हमें लगता है कि यहाँ से एक पुल बैक हमें देखने मिलना चाहिए, जो अराउंड 1150 1160 तक ये एक्सटेंड ऊपर में कर सकता है। इसके लिए सितंबर एक्सपायरी का 1120 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चलना होगा। हमें इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 23 रुपीज का, और टारगेट होंगे 42 और 48 रुपीज के। ओके, तो 42-48 के टारगेट्स के लिए आप सन फार्मा की 1120 की कॉल देख सकते हैं। फार्मा वैसे ही फ्लेवर में आ गया है, तो 1150 1160 आउटराइटली सन फार्मा जाने की उम्मीद है, इसीलिए 1120 की कॉल लेंगे आप। 42 से 48 के टारगेट्स के लिए 23 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके आप चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी रणनीति बताने के लिए। आज समय का अभाव था इसलिए आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। मार्केट स्पीच डे हाई की तरफ जाते हुए निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के दोनों डे हाई के ऊपर आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार सास बहु सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।